हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय इतिहास पर बात किया जा रहा है। अब देखेंगे कि जीके जी श्रृंखला में जितने भी विषय हैं उनके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पर बात किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम हुआ है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो है तथ्यात्मक चीज़ों के रूप में देखने को मिल रही थी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि जो बताया जाता है वो सारी चीज़ें भी उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप पहले का जो वीडियो देखेंगे जो जीएस कैप्सूल के तौर पर है, वहाँ पर चैनल पर देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें से बहुत सारे जो वीडियो मान लीजिए कि 98 वीडियो लगभग में है, 98 वीडियो है उसमें, जिसमें 97 वीडियो जो है जीके जीएस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं, लगभग में जीएस के प्रश्न जो हैं 30-40 प्रश्न जो हैं वो आपके उस कैप्सूल से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो एग्ज़ाम्स में जो तथ्यात्मक चीज़ों के रूप में लेकर आती हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसी नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक सूचना है कि जो 15 सितंबर 2025 से आप लोगों के लिए जो यूपीएसआई के लिए वहाँ पर विशेष तौर से एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, अनुसंधान बैच। वहाँ पर जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर एक विशेष क्लास शुरू होंगी। वहाँ पर सभी विषयों को तथ्यात्मक चीज़ों को लेकर चला जाएगा और हर एक विषय को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप लोग बताइए, यहाँ पर चैनल से जुड़िए और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी जो है निःशुल्क रहेंगी। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, आप लोग पढ़ते रहिए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें तैयारी करते रहिए और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, तो चलिए लोग बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य पर। ठीक है, अगर गुप्त काल के साहित्य के बारे में बात किया जाए तो जो आप देखेंगे कि आधुनिक युग में जो वहाँ पर सिद्ध किया गया, जैसे कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य के चारों सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सारे सिद्धांत जो हैं प्राचीन काल में ही भारतीयों के द्वारा दे दिए गए थे। और आयुर्वेद के क्षेत्र में देखिए कि भारत में कितनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही थी। चरक संहिता यहाँ पर मिलती है, उसमें हर एक रोग के बारे में बात किया गया है और उनके औषधियों के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन करने के भी साक्ष्य भारत में मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कितना डेवलप था, कितना वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी कि किस प्रकार से जो समाज का विकास हुआ और किस प्रकार से लोग वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी कि कितना ही उल्लेखनीय चीज़ है कि जो चीज़ें वर्तमान समय में हम आज पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं प्राचीन काल में भारतीयों के द्वारा वहाँ पर सिद्ध की जा चुकी हैं। फिर यहाँ पर नाटक बहुत सारे मिलते हैं, कहानियाँ बहुत सारी मिलती हैं और यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अनुवाद तो विदेशियों ने बहुत ज़्यादा किया। फिर एक बुक है जो सबसे ज़्यादा बिकी और सबसे ज़्यादा उसका अनुवाद किया गया, वो पंचतंत्र की कथा है। और पंचतंत्र बुक जो लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, वो गुप्त काल की ही देन है। तो ये सोचने वाली बात है, गर्व करने वाली बात है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाली बात है कि किस प्रकार से भारतीयों ने वहाँ पर कार्य किया था। दशमलव पद्धति यहाँ पर शुरू हुई है। यहाँ से जीरो संख्या जो है, जीरो जो है वहाँ यहाँ पर जो यहाँ से शुरू हुआ है आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट ने जिस प्रकार से खगोल विज्ञान का व्याख्या किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है और भारतीयों को गर्व करने के लिए है। और यहाँ पर ये बात देखिएगा कि जो चीज़ें गुप्त काल में देखने को मिली, जो चीज़ें सिद्ध की गई थी वहाँ पर आधुनिक युग में वहाँ पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और उसको लेकर चला, उसको सत्य माना कि ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को मिली थी प्राचीन काल में भारत में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। पहले कहा गया अगर खगोल विज्ञान के बारे में बात किया जाए, कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, फिर उसके बाद सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। फिर यहाँ पर कहा गया था कि पृथ्वी के चारों ओर वहाँ ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन प्राचीन काल में भारत में सिद्ध कर दिया गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर इस बात ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें वहाँ पर मानसिक विकास देखने को मिल रहा था, जो चीज़ें वहाँ पर दार्शनिकता के तौर पर देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। एकदम वहाँ पर देखिएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि जो वर्तमान समय में लोग सिद्ध किए वहाँ पर, ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। और गुप्तकालीन साहित्य में देखिए कि मुद्रा राक्षस जो पहली रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें देखेंगे कि मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए कि गुप्त काल में और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है और यहाँ पर जो गुप्त काल कब का है। तो यहाँ देखिए कि विशाख दत्त इनकी
रचनाकार हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का देखेंगे कि वृषल शब्द प्रयोग किया गया है, जो कुलहीन बताता है, शूद्र जाति से उत्पन्न बताता है। ठीक है, तो यहाँ देखें दूसरी जो है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित देवी चंद्रगुप्तम। और उस तरह से यहाँ पर देखिएगा कि देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, यहाँ देखिए विशाख दत्त की रचना है। फिर इसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण कवि यहाँ पर देखिए कालिदास है। सबसे महत्वपूर्ण कवि जो है वो कालिदास हैं। ठीक है, और कालिदास से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सारी जो रचना है कालिदास के द्वारा की गई है। और मालविकाग्निमित्रम के बारे में बात किया जाए तो मालविका एक वहाँ पर नायिका का नाम है और अग्निमित्र वहाँ पर शासक है। और उनके जो उनके बीच में दोनों के लोगों के बीच में वहाँ पर प्रेम प्रसंग के बारे में बात किया गया है, मालविका अग्निमित्रम। और अग्निमित्र जो है वहाँ देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग का लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कालिदास ने कहाँ से वहाँ कैरेक्टर उठाया है, जो चरित्र चित्रण किया है कि पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र का जो प्रेम प्रसंग दिखा है मालविका के साथ, वो मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कालिदास पर एक रचना लिखी गई है जो आधुनिक काल की है। तो यहाँ देखिए कालिदास पर एक रचना लिखी गई है मोहन राकेश के द्वारा। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कालिदास के बारे में बात किया गया है कि मोहन राकेश ने कहा है कि कालिदास वहाँ पर किस प्रकार से रचना करते थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। और कौन सा पुस्तक है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इसको पढ़िए, ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है मोहन राकेश का। और यहाँ पर देखेंगे कि कालिदास के बारे में लिखा गया है कि कालिदास ने वहाँ पर जो उसमें रचना कर रहा था, देखेंगे कि उसकी रचना कर रहे थे कुमार संभवम की। ठीक है, तो यहाँ पे एक रचना और लिख दीजिएगा कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, कुमार संभवम। ठीक है, इस समय कालिदास रचना कर रहे थे कुमार संभवम की। ठीक है, तो कुमार संभवम की रचना किस प्रकार से की गई थी उस बात को मोहन राकेश ने वहाँ पर बताया है कि कालिदास वहाँ पर किस प्रकार से रचना करते थे। तो मोहन राकेश का ये पुस्तक पढ़िए, आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किताब है और आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोग चीज़ें समझ में आएंगी कि कालिदास ने वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें की थी। फिर उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतला, और यहाँ पर देखेंगे कि एक नायक है उसके बारे में रचना की गई है, अभिज्ञान शकुंतला। विक्रमोर्वशीयम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विक्रमोर्वशीयम है। फिर उसके बाद मेघदूत, यहाँ पर मेघदूत पढ़िएगा। मेघदूत में इतनी शानदार बातें की गई हैं कि एक प्रेमिका है, उसने अपने प्रेमी को बुलाने के लिए, वो प्रेमी को बता रही है कि किसके द्वारा बता रहे हैं? बादलों के द्वारा बता रही है कि वो कितने विरह में है। ठीक है, तो कितने दुख में है, उसके दुख में है, वियोग में है, विरह में है, वो सारी बातें मेघदूतम में बताया गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह देखिए कालिदास की जो रचना करने की शैली है, उनका जो मानसिकता है, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से था कि ये सारी जो रचनाएं हैं आज विश्व में फेमस हैं, वो किस प्रकार से किया होगा। तो कल्पना देखिए, कवि की कल्पना की किस प्रकार से उन्होंने अपने दिमाग को वहाँ पर तैयार रखा था। और कुमार संभवम की अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे कि कुमार कार्तिकेय के जीवन की कहानी है, जन्म की कहानी, कुमार कार्तिकेय। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, कुमार कार्तिकेय के बारे में जानकारी मिलती है, जन्म की कहानी है इनके। और ये कौन है? देखेंगे कि ये शंकर भगवान के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, शंकर भगवान के पुत्र। ठीक है, कुमार संभवम में शंकर भगवान के पुत्र जो है कुमार कार्तिकेय, इनके जन्म की कहानी है। ठीक है, जन्म की कहानी और हर एक चीज़ डिटेल में है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। कुमार संभवम महाकाव्य के रूप में आता है, बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है कि जो इसमें बातें की गई हैं कि वो किस प्रकार से की गई थी, उसको पढ़िए। एक कुमार संभवम पर आता है 8वां सर्ग। ठीक है, 8वां सर्ग करके एक पुस्तक है, उनका राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, 8वां सर्ग। ठीक है, 8वां सर्ग पढ़िए। 8वां सर्ग में आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से कालिदास ने वहाँ पर रचना किया था कुमार संभवम। इसको पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन महाकाव्य। ठीक है, कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किस प्रकार से शादी होती है, किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं, वो सारी बातें जो है कुमार संभवम में कही गई हैं। ठीक है, और बहुत ही एक डिटेल के रूप में है।
ठीक है। डिटेलिंग बहुत ज़्यादा की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि माता पार्वती के बारे में, फिर भगवान शंकर के बारे में, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग की गई हैं। इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेघदूतम के बारे में हमने बताया कि एक प्रेमिका है जो बादलों के द्वारा, जो मौसम के द्वारा, ऋतुओं के द्वारा वहाँ पर अपने प्रेमी को संदेश भेज रही है, ठीक है। मेघदूतम। ऋतु संहारम, यहाँ पर देखिए कि ऋतु संहारम में ये काव्य है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे कि जैसे कि मालिका के निमित्रम, अभिज्ञान शकुन्तलम, विक्रमोर्वशीयम, ये तो नाटक है, ठीक है। ये तो नाटक है, लेकिन ये काव्य के रूप में है, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहारम जो है वो काव्य के रूप में देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा फेमस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। और यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पढ़िए, 8वां सर्ग पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। और देखिए कि किस प्रकार से कालिदास का जो रचना करने की तरीका है वो देखिए। फिर उसके बाद देखिए स्वप्नवासव दत्ता, ठीक है। ये जो रचना है महाकवि भास, इनको महाकवि भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये इनको महाकवि भी बोला जाता है, महाकवि भास। फिर उसके बाद मृच्छकटिकम, ठीक है। मृच्छकटिकम आप देखेंगे कि शूद्रक की रचना है और इसमें जो देखिए कि एक व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी है, उसका नाम भी है, तो उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। और एक स्त्री है, गणिका है, ठीक है, गणिका है। गणिका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दासी, ठीक है, क्या है, दासी, ठीक है। दासियों से गणिका शब्द का वहाँ पर उच्चारण लिया जाता है, दासी, ठीक है। तो इसका नाम है वसंत सेना, ठीक है, वसंत सेना। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी इसका शायद नाम है चारुदत्त, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें हैं, हम आपको एक जानकारी के रूप में बता रहे हैं बस, कि ये पूछा नहीं जाता, बस एक जानकारी है कि शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है, यहाँ पे एक व्यापारी है और उसके एक गणिका है, उसके उन दोनों के प्रेम कहानी का वहाँ पर वर्णन, प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। कि यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया कि समाज में समाज का जो रचना है वो किस प्रकार से था, कि उच्च कोटि का जो है व्यक्ति है और निम्न कोटि की जो महिला है, उनके बीच में भी प्रेम प्रसंग चल सकता है। तो ये समाज के दर्पण के रूप में माना जाता है, ठीक है। समाज का जो रचना है, समाज रचना के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उस समय समाज में इस तरह से चीज़ें भी देखने को मिली थी। और वहाँ पर एक अष्ट विवाह की बात किया जाता है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में बात किया जाता है। तो क्या, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए बृहद संहिता। बृहद संहिता किसकी है, वारामिहिर की है, ठीक है। फिर पंच सिद्धांतिका भी वारामिहिर की है। और ये क्या है, खगोल शास्त्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका जो चीज़ें देखने को मिली थी, कि इसमें जो सिद्धांत दिए गए वारामिहिर के, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। फिर उसके बाद देखिए आर्यभट्ट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, कि जो खगोल विज्ञान के रूप में आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्टियम है, सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत में देखेंगे कि ऐसी बातें कही गई हैं कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगाती है। ये बात जो है सूर्य सिद्धांत के बारे में ही कही गई थी। और यही व्यक्ति जो है भारत में जीरो की खोज किया गया था, ठीक है। जीरो की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद देखिए दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव जो प्रणाली है वो इन्हीं के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें देखिए कि भारत कितना डेवलप है, ठीक है, प्राचीन काल से डेवलप है। और यहाँ पर आधुनिक काल से भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप जो है प्राचीन काल में साहित्य को लेकर, ठीक है। आजकल का साहित्य क्या है, ठीक है, आप यहाँ के साहित्य पढ़िए, यहाँ के बारे में चीज़ें देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। वो आप लोगों के लिए आधुनिक काल के जितने भी साहित्य हैं वो वहाँ पर शून्य नज़र आएंगे, ठीक है। फिर उसको देखिए ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत और अष्टांग हृदय। ब्रह्म सिद्धांत किसकी है, ब्रह्मगुप्त की रचना है, ठीक है। ये यहाँ देखेंगे कि गणित की पुस्तक है। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट की रचना है, ठीक है। तो योग दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, वैशेषिक से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी दर्शनों से संबंधित पुस्तकें। नाटक है, वहाँ पर नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। और यहाँ देखेंगे कि काव्यों की रचना की गई है। यहाँ पर देखिए कि खगोल की रचना की गई है। वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था बेहतरीन तरीके से चल रही है। ये सारी बातें जो है भारत के संदर्भ में देखिए कि कितना ही महत्वपूर्ण है और कितना गर्व करने वाली बात है कि जो हम लोग भारतीय हैं वो कहाँ पर है और किस आधार पर देखिए कि वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली थी कि कितने बड़े लेवल पर, कितने डेवलप तरीके से वहाँ पर चीज़ें की जाती थी। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो पंचतंत्र है। पंचतंत्र की जो रचना किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक और सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा अनुवाद जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रतिलिपि बिकी, ये पंचतंत्र की ही बिकी थी। और वो जो है उसकी रचनाकार है जो विष्णु शर्मा है। और इसमें क्या कहा गया है, नैतिकता की कहानी है। नैतिकता कहिए, शिक्षा कहिए, ठीक है, सद्भाव कहिए,
ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है और यही कारण है कि यहाँ ये पुस्तक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई भारत में और विश्व में भी बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जो है इसके रचना सिद्धांत शिरोमणि। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत शिरोमणि का जो भाग है, एक भाग को लीलावती कहा जाता है। ठीक है, एक भाग को लीलावती कहा जाता है और लीलावती के बारे में पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। ये गणित की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है लीलावती, जिसकी रचना वहाँ पर देखेंगे कि भास्कराचार्य ने किया था और इसका एक भाग लीलावती है। और लीलावती का किससे संबंधित है? गणित के संबंधित है। ये सारी बातें ध्यान दीजिए, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, इसके बारे में पूछता है और आप लोगों के लिए ये रहेगा कि लीलावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है। ठीक है, यहाँ पर रचनाकार के बारे में बात करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और वहाँ पर उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है गुप्तकालीन साहित्य से संबंधित हैं और भी बहुत सारी पुस्तकें प्राचीन काल में लिखी गई थी। उसको संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से पुस्तकें पूछी जाती है प्रश्न में, वहाँ पर प्रश्न बनते हैं पुस्तकों से, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। वहाँ पर सारी पुस्तकें जो है एक ही बार आप लोगों को नोट डाउन करा देंगे कि कहाँ कहाँ से पुस्तकें बनेंगी, प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से एक UPSI के लिए बैच शुरू हो रहा है, वहाँ पर आप लोग जुड़िए, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर निःशुल्क रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए कि क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार किया जाए और कैसा लगा। तो कमेंट ज़रूर करिए, सुझाव अपने दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।